तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, an electron enters in a magnetic field and the velocity is given and magnetic field is written. तो रेडियस कितना होगा उसी इलेक्ट्रॉन का, रोटेशन का रेडियस कितना होगा। रेडियस को जो फॉर्मूला हम लोग डिराइव किया वो है एम वी बाई क्यू बी। एम इज द मास, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास लिख दो, v is the velocity, q is the charge and b is magnetic field given 10 to the power minus 3। अभी इसको कैलकुलेट करना है। तो 10 टू दी पावर जो है उसको अलग से कैलकुलेट करो, 9.1 बाई 1.6 को अलग से करो, -31 प्लस 19 प्लस 3 प्लस 6, तो 9.1 डिवाइडेड बाई 1.6 नियरली, इसको डिवाइड करने में नियरली 6 आएगा। 19, 22, 28 -3, सो नियरली 6 into 10 to the power -3 मीटर आ गया। इसका मतलब 6 मिलीमीटर, नियर अबाउट 6 मिलीमीटर। सो वो वाला ऑप्शन 5.7 मिलीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a positive charged particles moving due east enters a region of magnetic field directed vertically upward। तो उसका मूवमेंट कैसा होगा। यहाँ पे दो ऑप्शन सिमिलर ऑप्शन लिख दिया गया, बी और सी। मैग्नेटिक फील्ड में कल भी डिस्कस किया सेम कॉन्सेप्ट। मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स एक चार्ज के ऊपर एक्ट होता है वो नो वर्क फोर्स होता है, उससे कोई वर्क डन नहीं मिलता, इसलिए कोई काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होता है और स्पीड भी चेंज नहीं होता। तो इसलिए ऑप्शन बी और सी दोनों ही सेम ऑप्शन लिख दिया गया, वही आंसर होगा। स्पीड अनचेंज रहेगा, सर्कुलर पाथ में उसका मूवमेंट होगा लेकिन स्पीड अनचेंज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a long solenoid is formed by winding 20 turns per centimeter, so number of turns is given 20 per centimeter। The current necessary to produce 20 millitesla magnetic field inside the solenoid। सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो ये वाला म्यू 0 Ni, जहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स वो मीटर यूनिट पे लिखना पड़ेगा। पर सेंटीमीटर पे 20 होगा तो पर मीटर पे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2000 पर मीटर नंबर ऑफ टर्न्स। बी इज गिवन 20 मिली टेस्ला। मिली मतलब -3 आएगा, मिली टेस्ला। अभी यहाँ पे आई जो है करंट, उसको कैलकुलेट करना है। सो आई इक्वल्स टू वी बाई म्यू 0 n। बी इज गिवन 20 मिली टेस्ला and mu 0, that value of mu 0 is 4 pi 10 to the power -7। n is 2000। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो भी आ गया इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 100 हो जाएगा, तो जो आएगा 10 टू द पावर -5 होगा ये वाला, क्योंकि 10 टू द पावर +2 है। सो 1/4 पाई, ये वाला ऊपर में जाएगा तो 10 टू द पावर +5 आ जाएगा इंटू 10 टू द पावर -3, मतलब 1/4 पाई। पाई का वैल्यू लिख दो 3.14 इंटू 10 टू द पावर +2, 100/4 पाई आ गया।
100/4 पाई का भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। नियर अबाउट कितना वैल्यू आ रहा है देखना है। 100 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई पाई, नियर अबाउट 8 एम्पियर आएगा। उसको कैलकुलेट करने में नियर अबाउट 8 एम्पियर आंसर आएगा। तो सोलिनॉइड का जो फॉर्मूला है उसको ही यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, सोलिनॉइड के लिए जो फॉर्मूला। नेक्स्ट प्रॉब्लम, a charged particle of mass m and charge q is moving with a velocity v in a magnetic field b। और फिर सेम कॉन्सेप्ट का ही क्वेश्चन आ गया। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कोई काइनेटिक एनर्जी पे चेंज नहीं आएगा क्योंकि कोई वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि वहाँ पे जो फोर्स मिलेगा मैग्नेटिक फोर्स, जिसका फॉर्मूला हम लोग बहुत बार यूज किया, क्यू वी क्रॉस बी, वो वाला फोर्स वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर है। डिस्प्लेसमेंट जिस तरफ हो रहा है उसके साथ परपेंडिकुलर फोर्स है, मतलब थीटा इज 90 डिग्री। सो वर्क डन एफ एस कॉस 90 ऐसा फॉर्मूला था वर्क डन का, सो वर्क डन जीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, an electron is moving in circular path in a magnetic field intensity b, then its time period। सर्कुलर पाथ में मूवमेंट होगा तो उसका टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला मिला था, रेडियस का फॉर्मूला ये वाला था mv/qb। सो टाइम पीरियड इज 2πr/वेलोसिटी, r is mv/qb, vv is कैंसल। सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये वाला 2πm/qb। सो m के ऊपर उसका डिपेंडेंस है, चार्ज के ऊपर भी है, मैग्नेटिक फील्ड के डिपेंडेंट नहीं है, स्पीड के ऊपर। सो स्पीड हमारा आंसर होगा, आंसर होगा स्पीड। स्पीड के ऊपर कोई डिपेंडेंस टाइम पीरियड का नहीं है। नेक्स्ट, सपोज वी double the current flowing I and also the number of turns and the length of the coil of a solenoid, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू में कितना चेंज आएगा। बी जो है उसका फॉर्मूला अभी अभी यूज किया, म्यू 0 NI। यहाँ पे एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स, उसको इंक्रीज, ये वाला नंबर ऑफ टर्न्स जो लिखा हुआ है वो है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो एक्चुअल फॉर्मूला ये वाला है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो कौन सी चीज का चेंज हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स पे डबल किया गया, लेंथ भी डबल किया गया, करंट भी डबल किया गया। सो जो आएगा वो है 2 × म्यू 0। तो प्रीवियस वैल्यू से 2 गुना होगा, ट्वाइस ऑफ द बी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स भी डबल हुआ, लेंथ भी डबल हुआ, इसलिए यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया और एक 2 रह गया। जिस करंट फ्लो डबल हुआ उसका जो 2 वो यहाँ पे रह गया, उससे जो कंट्रीब्यूशन मिला उसलिए मैग्नेटिक फील्ड डबल हुआ। नेक्स्ट, a coil of area 50 semi square is perpendicular to flux density। व्हाट इज द फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो है बी इंटू ए, बी इंटू ए कॉस थीटा। यहाँ पे एरिया वेक्टर के साथ, एरिया का जो वेक्टर उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड 0 डिग्री एंगल पे है, तो कॉस 0 आएगा, बी ए कॉस 0 इज 1, बी इज गिवन 10⁻³ एरिया इज गिवन इन सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको चेंज करना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर होगा तो 10⁻⁻4 आ जाएगा। मीटर स्क्वायर करने के लिए 10⁻⁻4 आ जाएगा। सो 50 इंटू 10⁻⁻7 और 5 इंटू 10⁻⁻6, 5 इंटू 10⁻⁻6। A magnetic needle is kept in a non-uniform magnetic field. It experiences, नॉन यूनिफॉर्म लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। नॉन यूनिफॉर्म है इसलिए फोर्स भी रहेगा, टॉर्क भी रहेगा,
अगर यूनिफॉर्म होता तो जस्ट टॉर्क रहता है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होता तो केवल टॉर्क का आंसर होता है, लेकिन यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है तो रिजल्टेंट फोर्स भी अवेलेबल होगा, थोड़ा सा टॉर्क भी एक्ट करेगा। When an electric beam is shot horizontally in an electric field and perpendicular to magnetic field, तो उसका मूवमेंट कैसा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पैराबोलिक मूवमेंट होता है कोई भी चार्ज बॉडी का, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए सर्कुलर मूवमेंट होता है। तो इट इज पैराबोलिक फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड and circular for magnetic field. Next, an electron enters a region where magnetic field and E fields are mutually perpendicular. दोनों ही है लेकिन mutually perpendicular है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जितना मिलेगा क्यू ई और मैग्नेटिक के लिए जो फोर्स मिलेगा वो अगर इक्वल हो जाए तो बॉडी अनडिफ्लेक्टेड रहेगा। बॉडी अनडिफ्लेक्टेड रहेगा, उसके लिए जो वेलोसिटी मिलेगा उसका, इसी वेलोसिटी से स्ट्रेट पाथ में उसका मूवमेंट होगा, ई बाई बी। इसी वेलोसिटी से स्ट्रेट पाथ में मूवमेंट होगा। An electric charge Q moves with constant velocity v parallel to the lines of uniform magnetic field B. पैरेलल है, उसमें ही आंसर आ गया। पैरेलल है तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है v क्रॉस b, क्रॉस प्रोडक्ट लिखने में v b साइन थीटा आएगा। पैरेलल है तो एंगल 0 डिग्री है तो साइन 0 फुट होगा वहां पे। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा तो फोर्स आएगा 0। फोर्स आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्स मूविंग विद दिस वेलोसिटी एंड एंगल। अब ये भी हम लोग फॉर्मूला लिखा था मैग्नेटिक फोर्स का, क्यू वी बी साइन थीटा। इसका ही एप्लीकेशन होगा यहाँ पे। क्यू टू वी इज 0.5, मैग्नेटिक फील्ड इज 4 टेस्ला, टेस्ला एंड साइन 30 डिग्री। तो इसका कैलकुलेट करो, साइन 30 हाफ होता है, इसको कैलकुलेट करो और आंसर बोलो। साइन 30 इज हाफ। Two. Yes, it is 2। फिर से सेम क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया। इट विल गेन एनर्जी फ्रॉम, कहाँ से उसका एनर्जी मिलेगा? मैग्नेटिक से तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो वर्क फोर्स, नो वर्क फोर्स, उससे कोई वर्क डन नहीं होता है। तो जो भी मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से ही मिलेगा। Two circular coils are made of two identical wires of same length। पहले दोनों का लेंथ सेम था, एक नंबर ऑफ टर्न्स 4 है उसका और अदर्स का नंबर ऑफ टर्न्स 2। इस टाइप का दो सर्कुलर कॉइल बनाया गया। तो पहले वाला का नंबर ऑफ टर्न्स 4 है, मतलब रेडियस छोटा होगा, रेडियस छोटा होगा पहले वाला का, 4 टर्न्स का है। सेकेंड वाला वो 2 टर्न का है, वो रेडियस डबल होगा पहले वाला से। तो एक का रेडियस पहले वाला तो आर लिखो तो सेकेंड वाला 2r होगा, क्योंकि उसमें 2 टर्न है, पहले वाला में 4 टर्न्स है। क्योंकि टोटल जो लेंथ था वो सेम लेंथ दिया गया था, तो सेम लेंथ की सर्किल बना जाए तो छोटा सेम लेंथ के एक एक छोटा रेडियस होगा
4 टर्न्स जितना होगा, और एक में 2 टर्न है उसका डबल रेडियस होगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रेडियस के साथ इनवर्स रिलेशन में रहेगा। म्यू जीरो आई बाई टू आर ऐसे फॉर्मूला है, तो रेडियस के साथ उसका इनवर्स रेशियो होता है। तो बी वन बाई बी टू will be R2 by R1। यहाँ पे R2 सेकेंड वाला, 2R उसका रेडियस, R1 फर्स्ट वन, RR कैंसिल, सो 2:1 आंसर होगा। ओ सॉरी, इसके साथ नंबर ऑफ टर्न्स का भी रिलेशन है। नंबर ऑफ टर्न्स इसमें N2, इसमें N1। N2 जो है उसका नंबर ऑफ टर्न्स 2 है, सॉरी, नंबर ऑफ टर्न्स जिसमें ज्यादा है, इनवर्स रेशियो लिखना है। थोड़ा सा गलत हो गया, सॉरी। B1 बाई B2 लिखना है। तो नंबर ऑफ टर्न्स के साथ प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, लेकिन रेडियस के साथ इनवर्स रिलेशन। सो N1 4 टर्न्स का, N2 2 टर्न्स का। R2 जो है उसका रेडियस 2R, R1 जो है उसका रेडियस R। तो 4 टाइम्स आएगा, मतलब 4:1 आंसर होगा। 2:1 नहीं, 4:1। नंबर ऑफ टर्न्स के साथ भी रिलेशन है, रेडियस के भी साथ। नेक्स्ट, a proton moving in a perpendicular magnetic field possesses energy E. If the magnetic field increases to 4B and the particle is constrained to move in the path of same radius, the kinetic energy of the protons। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी का जो रिलेशन मिलता है, रेडियस का रिलेशन तो मालूम है, एम बी बाई क्यू बी, वहां से वेलोसिटी मिलता है क्यू बी आर बाई एम। सो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम बी स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड में हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब क्यू बी आर बाई एम होल स्क्वायर। तो जो इक्वेशन आएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m, उस हिसाब से काइनेटिक एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है। तो मैग्नेटिक फील्ड 4 टाइम्स होगा 4b, तो काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम इंक्रीज होगा। 4 स्क्वायर आएगा तो 16 टाइम इंक्रीज होगा। If two streams of protons move parallel to each other in the same direction, प्रोटॉन का मूवमेंट हो रहा है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में करंट का भी मूवमेंट होगा है। तो दो पैरेलल हुए, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके बीच अट्रैक्शन होगा। सेम डायरेक्शन में करंट रहेगा तो अट्रैक्शन होगा। वो पहले ही एक काल का क्लास में डिस्कशन हुआ था उसका फॉर्मूला। Proton and alpha particle moving with same energy enter normally in a uniform magnetic field in the ratio of their radii and time period। रेडियस का जो फॉर्मूला था एम वी बाई क्यू बी, एम वी मतलब मोमेंटम पी, मोमेंटम को एनर्जी का टर्म में लिखा जाए तो 2m e बाई क्यू बी। यह से रेडियस रेडियस का रेशियो आ जाएगा, आर प्रोटोन एंड आर अल्फा। एनर्जी सेम है ई, उसको नहीं लिखना है। मास डिफरेंट है, मास का रूट के साथ, स्क्वायर रूट के साथ डायरेक्ट रिलेशन। सेम मैग्नेटिक फील्ड में आ गया तो बी भी सेम है, उसको भी नहीं लिखना है। चार्ज जो है क्यू, उसके साथ इनवर्स क्यू अल्फा बाई क्यू बी। तो अभी एम प्रोटोन, प्रोटोन का मास एम होगा तो अल्फा का मास उसका 4 गुना होता है, अल्फा का मास उससे 4 गुना। और अमाउंट ऑफ चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई होता तो अल्फा का +2e होता है। तो कैलकुलेशन करो, यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट हाफ, यहाँ पे हाफ, सो रेडियस सेम रहेगा 1:1। रेडियस सेम रहेगा तो इस वाला ऑप्शन ऑप्शन 1 पे ही है।
रेडियस सेम रहेगा। तो वो टाइम पीरियड का जो है उसका तो और नहीं चेक करना पड़ेगा, लेकिन चेक करोगी तो टाइम पीरियड के लिए ऐसा रिलेशन है 2 पाई m/क्यू बी। तो टी प्रोटॉन बाई टी अल्फा एम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और बी तो सेम है उसको नहीं लिखना, चार्ज के साथ इनवर्स रिलेशन। सो प्रोटोन एम अल्फा का मास 4m, प्रोटॉन से 4 गुना होता है, क्यू अल्फा 2e प्रोटॉन ई। सो वो वाला आएगा 1:2। सो ऑप्शन ए जो है वही आंसर होगा। टाइम पीरियड का रेशियो भी लिखेंगे तो ए। थ्री चार्ज पार्टिकल H प्लस H E O डबल प्लस मूविंग इन सेम एनर्जी इंटर नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड। उस कौन सी चार्ज का डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा? इसका आंसर नॉर्मल कॉमन सेंस ही आ जाएगा। यहाँ पे तीनों पार्टिकल्स है। जो हाइड्रोजन है वो सबसे लाइट मास है उसका, उसका मास सबसे कम होगा इसमें से, तो उसका ही डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। जिसका मास कम है उसका ही रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। A square carrying current मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, इस तरह एक स्क्वायर लूप है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। सभी साइड का लेंथ एल, एल 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 ऐसे ऐसे करके होगा। तो इसमें से एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर सकते हो जो थोड़ा सा लेंथी है, सो इसको याद रखना पड़ेगा। ए वाला आंसर होगा 2√2 μ0 I/π। सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर में सभी चारों साइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड ऑप्शन ए होगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ। टाइम पीरियड का तो फॉर्मूला हम लोग पहले ही आज लिखा था। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का इनवर्स होता है, मतलब ए वाला होगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट। स्पीड ऑफ द पार्टिकल ऑप्शन बी, इसके ऊपर डिपेंडेंस नहीं है, और रेडियस के ऊपर भी नहीं है। सो ए बी दोनों का ही ऊपर डिपेंडेंस नहीं है, मतलब ऑप्शन सी आंसर होगा। आंसर होगा ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ, दोनों का ऊपर ही कोई डिपेंडेंस यहाँ पे नहीं है। फोर्स पर यूनिट लेंथ एट वन इच अदर, दोनों वेयर साइड बाय साइड होगा तो उसमें फोर्स का जो इक्वेशन मैंने कल लिखा था, ए वाला कोई वाला क्वेश्चन भी कल डिस्कस किया था। तो इसमें I1 I2 दोनों का वैल्यू सेम है, तो दोनों का वैल्यू लिख तो आई स्क्वायर आ जाएगा, आई स्क्वायर आ जाएगा। सो ऑप्शन बी आंसर होगा। पर यूनिट लेंथ के लिए फोर्स बाय एल, F/L का फॉर्मूला है वाला। नेक्स्ट बहुत सारी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। एक लूप है, लूप में करंट यहाँ पे आ रहा है, दोनों साइड से करंट का डिवीजन हो गया। तो दोनों साइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा सेंटर में, एक अपर पार्ट के लिए और एक लोअर पार्ट के लिए, मतलब एक पार्ट ए डी सी के लिए और एक पार्ट ए बी सी के लिए। तो दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आएगा, इस तरह क्लोज लूप होगा तो दोनों का वैल्यू, दोनों पार्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू B1 और B2 इक्वल एंड अपोजिट होगा, इसलिए जीरो आंसर हो जाएगा। इस तरह कोई भी क्लोज लूप कहा जाए तो कोई भी टाइप का क्लोज लूप होगा तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ जाएगा। अगर करंट डिवाइड होता है इस तरह, करंट डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए अपर पार्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज करंट है तो डाउनवर्ड आएगा, लोअर पार्ट के लिए एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो अपवर्ड आएगा, टोटल वैल्यू जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट, अभी अभी जो फॉर्मूला हम लोग लिखा था उस फॉर्मूला का हिसाब से ही क्वेश्चन। फोर्स पर फोर्स इन पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला μ0/4 पाई 2I1 I2/R। यहाँ पे μ0 का वैल्यू रिप्लेस करो, I1 I2, I1 is 10,
ampere, I2 is 2 ampere, and the distance is given 10 centimeter. 10 सेंटीमीटर मतलब 10 बाई 100 मीटर। एल जो है लेंथ वो है 2 मीटर। सभी वैल्यू को रिप्लेस करो, एफ कैलकुलेट करना है। एफ कैलकुलेट करना है। I1 is 10, I2 is 2, R is 10 by 100। यहाँ से जो लेंथ है वो डायगोनली मल्टीप्लाई हो गया 2, ये वाला लेंथ। अब इसको कैलकुलेट करो, कौन सी आंसर आएगा बोलो। 8 इंटू, यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये ऊपर में जाएगा तो 10 टू द पावर 2, 8 इंटू 10 टू द पावर -7 प्लस 2, 8 इंटू 10 टू द पावर -5 आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, an electron moving upward vertically enters a magnetic field। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल का जो तीनों फिंगर है, एक मिडिल फिंगर, उसका डायरेक्शन होता है करंट की तरफ। एक होता है इंडेक्स फिंगर, उसका डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, बी, ये वाला आई। सो थर्ड जो थंब है, थंब मिडिल फिंगर के साथ एडजस्टेंट थंब, थंब का डायरेक्शन होगा फोर्स का डायरेक्शन में, जिस तरफ फोर्स आएगा। तो इस तरह तीनों फिंगर लेफ्ट हैंड का यूज होगा, तो करंट यहाँ पे डाउनवर्ड है, जब इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जाएगा उसका ऑपोजिट में करंट, तो करंट डाउनवर्ड है, मिडिल फिंगर डाउन की तरफ रखो, और मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ इंडेक्स फिंगर को रखो। ये वाला नॉर्थ की तरफ है, मिडिल फिंगर करंट उसको डाउनवर्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जाएगा करंट अपोजिट तरफ। तो थंब जो देखो, थंब आएगा ईस्ट की तरफ आ जाएगा, ऑटोमेटिक थंब ईस्ट की तरफ आ जाएगा। इस तरह फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के थोड़ा बहुत दो चार क्वेश्चन यहाँ पे था। Helium nucleus makes a full rotation in a circle of radius 0.8 meters। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा? फॉर्मूला तो एक ही है, म्यू जीरो आई बाई 2r। कोई भी सर्कुलर लूप के लिए यहाँ पे जो हो रहा है सर्कुलर लूप ही है, म्यू जीरो आई बाई 2r मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, सर्किल का सेंटर पे। आई कितना है? आई इज द अमाउंट ऑफ चार्ज बाई टाइम। अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पे हीलियम न्यूक्लियस मतलब इलेक्ट्रॉन से दो गुना होगा, उसमें दो प्रोटॉन रहता है न्यूक्लियस में, दो प्रोटॉन का चार्ज प्लस 2e। टाइम इज गिवन 2 सेकेंड, 2 कैंसिल, सो आई इज जस्ट इक्वल्स टू e एंड रेडियस इज ऑल्सो गिवन। म्यू जीरो का वैल्यू लिख दो, आई इज गिवन जस्ट इक्वल्स टू e, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.8। अब इसको कैलकुलेट करो, 4 pi into 10 to the power -7 charge of 1 electron by 2 into 0.8। इसी पॉइंट को उठा दो यहाँ पे 10, इसी पॉइंट को नीचे पे उठा दो 10, तो 10 10 कैंसिल हो जाएगा, 8 से कैंसिल होगा तो 2 आएगा, 2 2 कैंसिल, सो 4 पाई, ओ सॉरी यहाँ पे तो म्यू जीरो ऑप्शन पे रिप्लेस नहीं किया, म्यू जीरो लिखा हुआ है, तो म्यू जीरो को लिख के ही रखो। सो म्यू जीरो इंटू 10 टू द पावर -19 आ गया, 10 टू द पावर -19 इंटू म्यू जीरो। सो ऑप्शन ए आंसर होगा।
टू वेयर ऑफ सेम लेंथ और शेप इनटू स्क्वायर, एक स्क्वायर किया गया सेम लेंथ से, so L equals to 4 side of the square, so side area is L by 4। उसी सेम लेंथ का ही एक सर्किल बनाया गया, तो सर्किल की रेडियस क्या होगा, 2 पाई आई आर, उसका सरकमफ्रेंस इक्वल्स टू एल, सो रेडियस आएगा एल बाई 2 पाई। मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला गया, फर्स्ट आई इंटू एरिया, इसका एरिया क्या आएगा, एल बाई 4 स्क्वायर, इसका एरिया क्या आएगा सर्किल के लिए, सर्किल के लिए मैग्नेटिक मोमेंट आई इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर, आर इज एल बाई 2 पाई, उसका स्क्वायर। इस दोनों चीज का रेशियो लिखने के लिए बोला गया M1 और M2 का। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है आई इंटू एरिया, तो दोनों का ही एरिया कैलकुलेट कर लिया, आई इंटू एल स्क्वायर बाई 16, यहाँ पे आ गया आई इंटू पाई एल स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, सो एक पाई रहेगा, एक पाई कैंसिल होगा, एल स्क्वायर कैंसिल, आई कैंसिल, सो एक पाई जो है 4 पाई ऊपर में जाएगा, 4 पाई बाई 16 आ गया, सो पाई इज टू 4, पाई इज टू 4 आंसर आ गया। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड v, मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे भी क्या होगा, सर्कुलर पाथ में मूवमेंट हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन का, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला m इक्वल्स टू आई ए, आई कितना होगा, आई इज द अमाउंट ऑफ चार्ज बाई टाइम और ए इज पाई आर स्क्वायर, तो टाइम कितना लगेगा यहाँ पे, अगर रेडियस आर होगा तो टाइम होगा टोटल सरकमफेरेंस बाई वेलोसिटी, यहाँ पे रिप्लेस करो, चार्ज इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम इज 2 पाई आर बाई वी, पाई आर स्क्वायर, वी ऊपर में जाएगा, ई वी पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर, तो पाई पाई कैंसिल, एक आर कैंसिल, सो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा ई वी आर बाई 2, इसको फॉर्मूला की तरह याद रख दो, मैग्नेटिक मोमेंट फॉर एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन रेडियस आर। इसी मैग्नेटिक मोमेंट का रिलेटेड ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों का ही ऊपर में m से मल्टीप्लाई कर दो, एम वी आर आ जाएगा, इस एम वी आर इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। अभी पूछा गया मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो, उस रेशियो में कौन सी चीज आएगा, ई और एम मतलब चार्ज एंड मास आएगा, चार्ज एंड मास और कुछ नहीं आएगा, चार्ज एंड मास। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका फॉर्मूला पहले भी डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो दोनों परपेंडिकुलर पोजीशन में रहेगा तो कितना वेलोसिटी होगा, v होगा e बाई बी, ई बाई बी, ई लिख दो बाई बी कर दो, इसको कैलकुलेट करो, बोलो कौन सी वैल्यू आएगा, इसको कैलकुलेट करो कौन सी वैल्यू आएगा बोलो। देखो ये वाला आएगा सी 3750, आजकल हाँ लास्ट, सर। हाँ लास्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे भी पूछा गया, एक सर्किल है, इसका रेडियस आर, एल लेंथ से तैयार किया गया, तो एल उसका सरकमफ्रेंस के साथ इक्वल होगा, एल लेंथ के उसका सरकमफ्रेंस तैयार किया गया, सो रेडियस कितना होगा एल बाई 2 पाई, सो एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, आर इज एल बाई 2 पाई, उसका स्क्वायर कर दो, पाई एल स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, एक पाई कैंसिल हो जाएगा, सो एरिया मिलेगा ये वाला। पूछा गया मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, आई इंटू एरिया, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला, सो आई इंटू एल स्क्वायर बाई 4 पाई,
आई इंटू एल स्क्वायर बाई 4 पाई, ये वाला आंसर होगा। ओ, ये वाला क्वेश्चन तो पहले ही हो गया था। इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो पैराबोलिक पाथ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड उसको पैराबोलिक पाथ में मूव कराएगा, इस तरह। एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ रहेगा, तो इस तरह पैराबोलिक पाथ में उसका मूवमेंट होगा। और मैग्नेटिक फील्ड में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ा गया तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। जिस 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 कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन डिस्कस करना था सभी क्वेश्चन डिस्कस हो गया। इसके अलावा और कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं है इसमें।